नमस्कार, आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 बजे के मायने हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे अब से आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा टीवी डिबेट दो टूक अब 10 बजे प्रसारित हो रहा है। हमारा वक्त बदला है लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले और हम उन्हीं तेवरों के साथ लगातार आप तक सच पहुंचाते रहेंगे और हर झूठ पर प्रहार करते रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कल जब हमने दो टूक की शुरुआत की थी तो उसी समय एक बहुत बड़ी खबर आई। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े ऐलान किए गए। जो जीएसटी की जो दरें थी, उन जीएसटी की दरों में बदलाव का एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया। जीएसटी की दरें जो अब तक 4 स्लैब में थी, उनको 2 स्लैब में कर दिया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि बहुत सी ऐसी चीजें जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, जो आम लोगों की, गरीब लोगों के रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं, उन सब पर जो जीएसटी है उसको घटाकर 0 कर दिया गया, 0 कर दिया गया। इसके अलावा ज्यादातर जो कीमतें हैं, ज्यादातर जो जीएसटी की दरें थी, उनको 5% और 12% में ले आया गया। सिर्फ कुछ विकल्प हैं, कुछ एक्सेप्शन है जिनको 40% की दर में लाया गया। और वो एक्सेप्शन वो हैं जो हायर लग्जरी आइटम्स हैं। सरकार ने ये बड़ा फैसला करके एक तरह से संकेत दिया है कि सरकार चाहती है कि जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, उनकी जिंदगी आसान बने। और इसका फायदा गरीबों को, आम लोगों को होगा 22 तारीख को, जब पहला नवरात्र होगा। उस दिन से यह फैसला लागू हो जाएगा तो आपकी जेबों पर जो बोझ था वो हल्का हो जाएगा। आपके जो पर्स जेब में रखा है, आपकी जो सैलरी है, उस पर जो खर्च का बोझ है, अब वो कम हो जाएगा। ये फैसला आपके लिए है और इसीलिए सरकार ने इस फैसले को, मोदी सरकार ने इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को यह ऐलान कर दिया था और उन्होंने बता दिया था कि इस बार जो त्योहार आएंगे, उनकी शुरुआत जो त्योहार है वो धमाकों के साथ होगी और वो धमाके ऐसे होंगे जो आम लोगों को पसंद आएंगे। उन्होंने कहा था कि इस बार के त्योहार दीपावली, धनतेरस बहुत शुभ होंगे और लोगों के लिए अच्छी खबर लाएंगे। और जो अच्छी खबर है वो कल आ चुकी है। ये खबर आने के बाद हर कोई देश में इसकी चर्चा कर रहा है। हर कोई देश में कह रहा है कि इससे हमारी पॉकेट पर क्या असर पड़ेगा। और अब तक तो आप लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया होगा कि आपकी पॉकेट पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा। लेकिन मोदी सरकार कोई भी बड़ा फैसला ले, कोई भी अहम फैसला ले, उसमें कांग्रेस और राहुल गांधी राजनीति का तड़का ना लगाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब सोचिए, देखिए, कल्पना कीजिए, जो फैसला आम लोगों के हित में लिया गया, जो फैसला आम लोगों के हक में लिया गया, उस फैसले पर भी अब जो है कांग्रेस ने क्रेडिट की राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस ये कह रही है कि ये फैसला तो हमारी वजह से आया। कांग्रेस कह रही है हम तो 8 साल से, 10 साल से कह रहे थे, सरकार ने इतनी देर क्यों करी। और राहुल गांधी को इसका श्रेय दिया जा रहा है। लेकिन आज दो टूक में कांग्रेस के इस झूठ का हम पर्दाफाश करेंगे। आज मैं आपको सबूतों के साथ दिखाऊंगा कि कांग्रेस कैसे राहुल गांधी को हीरो दिखाने के लिए, यह दिखाने के लिए कि मोदी सरकार जो फैसले लेती है वो राहुल गांधी की सोच से होते हैं, इस सारे तथ्य को आज इसका फैक्ट चेक दो टूक में करेंगे और आपको प्रमाणों के साथ बताऊंगा कि मोदी सरकार के इस बड़े और ऐतिहासिक फैसले का कैसे कांग्रेस जो है क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच तो यह है कि यह फैसला सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार का है, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का है। कांग्रेस के हिस्से में इसका कोई श्रेय नहीं आता। वो अलग बात है, कांग्रेस श्रेय लूटने की कोशिश करती है, लेकिन मैंने कहा कि आज दो टूक में कांग्रेस के इस झूठ को बेनकाब करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का मेरा शीर्षक, मोदी मंत्र मजबूत अर्थतंत्र। जी हां, ये जो फैसला लिया गया, ये फैसला भारत की अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग, मजबूत बनाने के लिए लिया गया, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बाइंग जो है कैपेसिटी लोगों की बढ़ जाएगी और उससे भारतीय बाजार में लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। और ज्यादा पैसा खर्च करने का मतलब यह है
कि भारत की अर्थव्यवस्था जो पहले ही 7.8% की दर से बढ़ रही है, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को और बूस्ट मिलेगा। और साथ साथ जो डोनाल्ड अंकल के जो टैरिफ हैं, ये जो टैरिफ उन्होंने भारत पर जो थोपे हैं, उन टैरिफ का भी कहीं ना कहीं एक तरह से उस टैरिफ का मुकाबला करने के लिए भी भारतीय अर्थव्यवस्था को तैयार करने के लिए यह बड़ा फैसला जो है मददगार होगा। इसीलिए मैंने कहा मोदी मंत्र मजबूत अर्थतंत्र, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस खबर की धार को समझ लीजिए। मैं जब यह बात कह रहा हूं और आप कह रहा हूं कि आज एक एक झूठ का पर्दाफाश करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि इस खबर का अर्थ, इस खबर का खबरधार मैं आपको बताऊंगा, इस खबर का मुख्य बिंदु क्या है। खबरधार दिखाइए। खबरधार में बताते हैं इस खबर के मुख्य बिंदु क्या हैं, जिससे आप इस खबर को समझ सके। खबरधार दिखाइए जरा। जी हां, खबरधार में आपको दिखा रहा हूं कि कैसे इस खबर के मुख्य बिंदुओं को समझिए और फिर उसके बाद कांग्रेस के झूठ का हम पर्दाफाश करेंगे। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दरों में कटौती का ऐतिहासिक ऐलान किया। बुधवार जब 2 टूक आप देख रहे थे तब इस फैसले का ऐलान हुआ, तो मैंने आपको इसलिए बताया कि बुधवार को दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था। इस कटौती का आम लोगों से लेकर उद्योग जगत ने स्वागत किया है। सब लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने आज सुबह से ही इस फैसले का क्रेडिट राहुल गांधी को देने की शुरुआत कर दी है। हर बार ऐसे ही होता है, राहुल गांधी को इस फैसले का क्रेडिट देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी शुरू से ही जीएसटी की 2 दरों के पक्षधर थे। वो तो कह रहे थे कि इसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए, 2 दरों में कीजिए, ये कह रहे थे। जबकि सच तो ये है कि राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहकर इसका विरोध करते रहे। जीएसटी को बार बार गब्बर सिंह टैक्स कहकर वो इसका विरोध करते रहे। सच ये है, उसको कभी भूलिएगा नहीं। सच तो यह है कि राहुल गांधी हमेशा जीएसटी दरों की एक स्लैब की वकालत करते रहे, और मैं इसका प्रमाण भी आपको लगातार दिखाऊंगा कि कैसे राहुल गांधी को ये 2 स्लैब देने का, सरलीकरण का श्रेय देने की जो बात है वो झूठ है। जीएसटी दरों में यह बदलाव इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त मजबूत है। मोदी का अर्थतंत्र, मोदीनॉमिक्स जो है वो मजबूत है, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसलिए भी सरकार यह फैसला ले सकी। जबकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है, मर चुकी है। जो डोनाल्ड अंकल ने कहा उसी को राहुल गांधी ने दोहराया कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। आपको नहीं पता, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अगर मरी होती तो फिर इस तरह से सरकार जीएसटी दरों में बदलाव ना कर पाती, आम लोगों को राहत ना दे पाती। 2 टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से लाल किले से ऐलान किया था, और अब जब कांग्रेस एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा उन शिक्षकों से जिन्हें टीचर्स डे पर सम्मानित किया जा रहा है। सुनिए जरा। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। यानी नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी, क्योंकि दर्जनों चीजों पर टैक्स अब बहुत ही कम हो गया है। ये आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। तब देश को अनेकों तरह के टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा काम हुआ था। अब 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उसको किया गया है। डबल ओ, यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। साल 2014 से पहले करीब करीब हर सामान पर
उस समय की जो सरकार थी, मैं किसी सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं यहाँ आया, लेकिन एक आप टीचर हैं तो कंपैरिजन आप बड़े आराम से कर सकते हो और बच्चों को बता भी सकते हो। उस समय कितनी बड़ी मात्रा में टैक्स लिया जाता था पुरानी सरकार में। 2014 में मेरे आने से पहले रसोई का सामान हो या खेती किसानी से जुड़ी चीजें हो या फिर दवाइयां और यहां तक जीवन बीमा भी, ऐसी अनेक चीजों पर कांग्रेस सरकार अलग अलग टैक्स लेती थी। अगर वही दौर होता, अगर आज आप 2014 के हिसाब से होते तो आपको 100 रुपया की अगर चीज कोई खरीदते हैं तो 20-25 रुपया टैक्स का देना पड़ता है, अगर उस समय का हिसाब लगाए तो। लेकिन अब आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। भाजपा सरकार में, एनडीए सरकार में हमारा जोर इस बात का है कि बचत कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, परिवारों का खर्चा कम कैसे हो। कांग्रेस की सरकार ने कैसे आपका मंथली बजट बढ़ाया हुआ था, ये कोई भूल नहीं सकता है। टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, इन पर 27% टैक्स, आज आपको याद नहीं होगा लेकिन आप देते थे। खाने की प्लेट, कप प्लेट, चम्मच, ऐसे सामान पर 18 से लेकर के 28% टैक्स हुआ करता था। टूथ पाउडर 17% टैक्स, यानी रोजमर्रा की ऐसी हर चीज पर उस कांग्रेस के जमाने में इतना सारा टैक्स लगता था। हालत ये थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। तो सुना आपने, बच्चों की टॉफियों पर भी 21% टैक्स देना होता था। और कांग्रेस की तरफ से आज ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो कह रहे थे कि उनका पूरा आइडिया है ये जो सिंगल 2 टैक्स रिजीम बनाए गए हैं और ये पूरा का पूरा सरलीकरण, ये दरअसल राहुल गांधी का आइडिया है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और इस फैसले से, सरकार के इस फैसले से अर्थव्यवस्था को क्या बल मिलेगा, मोदी का जो मंत्र है कि भारत की अर्थतंत्र मजबूत हो, उसको कैसे बल मिलेगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। आम आदमी को क्या फायदा होगा, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज 4 मेहमान जो हैं आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ तुहिन सिन्हा जुड़े हैं। तुहिन सिन्हा बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तुहिन सिन्हा जी। तहसीन पूनावाला जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला जी। अश्विनी महाजन जी मेरे साथ जुड़े हैं, अर्थशास्त्री हैं अश्विनी महाजन जी। और मेरे साथ स्टूडियो में सौरभ दुबे जुड़े हैं। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। आज तो चारों तरफ जीएसटी की चर्चा है। ये अलग बात है कि एक तरफ चर्चा है, दूसरी तरफ जो है खर्चा ये है कि भैया हमारे से हुआ, हमने क्रेडिट लिया, हमें क्रेडिट जाना चाहिए। तो अच्छे काम का क्रेडिट हर कोई लेना चाहता है, लेकिन इस पर चर्चा भी करेंगे। मेरे साथ तुहिन सिन्हा और तहसीन पूनावाला को आमने सामने लाइए, 2-2 मिनट दोनों को, और उसके बाद आज की डिबेट, आज की इस चर्चा को शुरू करूँगा। शुरुआत तहसीन पूनावाला। तहसीन पूनावाला, वैसे मैंने देखा आपने तो निजी तौर पर इसका स्वागत किया है, लेकिन फिर है कि कांग्रेस की ओर से किसी ने स्वागत किया हो, मैंने देखा नहीं इसको कि कांग्रेस ने कहा कि भाई अच्छा फैसला है। क्रेडिट लेने की कोशिश जरूर की जा रही है कि ये तो हमारा आइडिया है। मतलब कब तक क्रेडिट चोरी होती रहेगी? वोट चोरी तो पीछे रहेगी, अब क्रेडिट चोर जो है, मुझे लगता है एक नया मुहिम शुरू करना पड़ेगा। क्रेडिट चोर गद्दी जो है ना क्रेडिट चोर, इस तरह का मुहिम शुरू करना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? थैंक यू अशोक जी, आपके साथ दोबारा से शिरकत करने का मौका मिल रहा है। तो और सबसे पहले तो पंजाब और तहसीन जी का साउंड बढ़ाइए प्लीज, साउंड बढ़ाइए। और सबसे पहले तो पंजाब और हिमाचल के लिए हम सब मिलकर दुआ करें, प्रार्थना करें, और उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री वहां पर उतर कर वहां पर सब चीजों को ठीक कर देंगे। देखिए, सबसे पहले मैं भाजपा को और वर्तमान सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। ये पहला कदम है, थोड़ा लेट हुआ बट पहला कदम है। अब आगे हमें और कदम उठाने जरूरी है। लेकिन अगर हम एक्चुअली जीएसटी के अंदर रिफॉर्म्स चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज जो करनी है, तो जीएसटी एक एक्सटॉर्शन टैक्स बन चुका है। जीएसटी के जो ऑफिसर्स है, जिस तरह से हमारे उद्योगपति और बिजनेसमैन से एक्सटॉर्ट करते पैसा, जीएसटी के अंदर एक अब वो लग चुका है, टारगेट्स लग चुका है, इसको बंद करना है। इसी वजह से सबसे ज्यादा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स पिछले 10 साल में भारत छोड़ते दुबई या सिंगापुर जा रहे हैं। याद रखिए, भारत को दुबई और सिंगापुर के साथ कंपीट करना है, तो ये सबसे पहला माध्यम, और उसी के साथ टैक्स रिफॉर्म्स जरूरी है।
दूसरी चीज, आज भी जीएसटी में बहुत कंफ्यूजन है। आज भी वर्तमान में ये नए रेट्स के बाद 6 टैक्स स्लैब्स है, 0, 0.25, 3%, 5%, 18% और 40%। मैं 40% के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। मैं समझता हूं सिम में ठीक है, लग्जरी में नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति महंगी गाड़ी खरीदता है, उदाहरण के तौर पे वो भी तो भारत का नागरिक थे, टैक्स भरते वो खरीदता है, तो आप उसको क्यों ड्राइव आउट करते हैं? उसको भी कंपेटिटिव रहने दीजिए। और लास्ट चीज, आज भी टैक्स में बहुत कंफ्यूजन है। जैसे कि मान लो गाड़ी का ही उदाहरण दें, तो अगर मैं 1500 सीसी के कम नीचे से कम गाड़ी खरीदता हूं पेट्रोल की, तो मुझे लगता है मैं देश के लिए अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन उसमें 40% जीएसटी है। और वही 1499 सीसी की अगर मैं डीजल गाड़ी खरीदता हूं, उस पर 18% जीएसटी है। तो इसमें भी कंफ्यूजन अब तक है। तो मैं यही कह रहा हूं, जीएसटी का कल्पना की गई थी एक गुड और सिंपल टैक्स, इसको एक गुड और सिंपल टैक्स रखिए, ये कंफ्यूजन बार कीजिए। और जो जीएसटी एक्सटॉर्शन चल रहा है, ये एक्सटॉर्शन बंद कीजिए, क्योंकि जीएसटी का एक रैकेट चल रहा है बाबुओं द्वारा। आप एक्सटॉर्शन कह रहे हैं कि एक एक्सटॉर्शन चल रहा है, लेकिन गब्बर सिंह टैक्स आपने नहीं कहा। राहुल गांधी की भाषा आपने इस्तेमाल नहीं की, गब्बर सिंह नहीं, वो मैं चलिए देखिए, चलिए देश का टैक्स है, चलिए उससे देश का देश का टैक्स है, भला होगा। गब्बर सिंह टैक्स नहीं हो सकता। चलिए, तो इन जी वो कह रहे हैं कि भाई अभी भी बहुत कंफ्यूजन है, कई कई तरह के इसमें स्लैब्स हैं और सिंप्लीफाई होना चाहिए। और ये थोड़ी है कि कोई व्यक्ति अगर महंगी गाड़ी खरीद सकता है तो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दो। नमस्ते अशोक जी, सबको नमस्ते। सबसे पहले तो देशवासियों को बधाई। मेरे ख्याल से ये सबसे ऐतिहासिक टैक्स सुधार हुए हैं और इसके दूरगामी परिणाम जो है यहां से लेकर अगले 10 वर्षों में जो हमारी विकसित भारत की यात्रा है उसमें बड़े प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा। जहां तक कांग्रेस का क्रेडिट चोरी करने का सवाल है, देखिए कांग्रेस पार्टी इतनी व्याकुल है कि मुझे लगता है बहुत जल्दी जो है ऑपरेशन सिंदूर और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के लिए भी राहुल गांधी खुद को जो है क्रेडिट देना चाहेंगे, तो उस पर नहीं जाते हैं। देखिए, एक सवाल जो बार बार उठता है इनकी तरफ से कि ये अब क्यों हुआ, ये पहले होना चाहिए। इनको समझना होगा कि जीएसटी किस हद तक सफल रहा है। जब जीएसटी आया था तो मात्र 66 लाख जो थे रजिस्टर्ड अकाउंट्स थे जीएसटी में। आज वो संख्या बढ़कर 1,51,00,000 हो चुकी है। 2 लाख करोड़ के लगभग जो है एक औसत जो है हर साल हर महीने जो है जीएसटी के द्वारा एकत्र होता है राजस्व में। तो एक औसत आप समझ लीजिए कि पूरे साल का 20 लाख करोड़ जो है आता है सरकारों को, जो खर्च होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में, जिससे आप जो है वंदे भारत ट्रेन देख रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में जो निवेश हुआ है वो देख रहे हैं, जिसमें आप 75 नए एयरपोर्ट देख रहे हैं, जिसमें आप स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार देख रहे हैं, और हम ओलंपिक्स में की मेजबानी करने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें गिरावट इसलिए जरूरी हो गया था कि जैसा आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, पंचरत्न इसके साथ जुड़े हुए हैं। नंबर 1, टैक्स स्ट्रक्चर को यह सिंप्लीफाई करता है अभूतपूर्व तरीके से, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएगा। नंबर 3, कंजम्पशन और डिमांड इस हद तक बढ़ेगा कि जो टैरिफ क्राइसिस का हम सामना कर रहे हैं वो पूरी तरह बेअसर हो जाएगा। नंबर 4, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और नंबर 5, जो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मिसाल है वो ये देश के सामने रख रहा है। तो इसलिए इस वक्त जो है मेरे ख्याल से बहुत सही समय है और बिल्कुल सही समय पर सही निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया। आपने कहा आपके 2 मिनट तो पूरे हुए, लेकिन तहसीन जी ने जो सवाल उठाए थे उन्होंने कहा एक्सटॉर्शन बहुत हो रहा है, दूसरा और सिंप्लीफाई होना चाहिए। अमीर लोगों को इतना 40% टैक्स क्यों? देखिए, 40% बहुत ही कम आइटम्स में रह गए हैं और उसमें भी आधा से ज्यादा आइटम्स, मैं मानता हूं कि उसमें 1-2 लग्जरी आइटम हैं, लेकिन उसमें अधिकांश आइटम्स जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं। वो कोल्ड ड्रिंक्स जिनकी पेरेंट कंपनी जो है आज यूएस में है और जिनकी खपत से जो है बच्चों के स्वास्थ्य को कोई भला नहीं हो रहा है। सिगरेट के टैक्स बढ़े हैं, तंबाकू के टैक्स बढ़े हैं। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को इतनी पीड़ा नहीं होनी चाहिए अगर सिगरेट के टैक्स बढ़ रहे हैं, अगर तंबाकू के टैक्स पे बढ़ रहे हैं। इससे स्वास्थ्य का हानि होता है। हम फिट इंडिया चाहते हैं और तहसीन की तरह पूरा देश जो है फिट रहे, हम ये चाहते हैं। वैसे तहसीन जी ने सिगरेट, बीड़ी और ये जो सिगरेट की, पान मसाले की, कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं की थी, क्योंकि वो पीते नहीं हैं, तो इसलिए उन्होंने उनकी चिंता नहीं की। और जाहिर सी बात है कि उसकी चिंता किसी को करनी भी नहीं चाहिए। तहसीन लेकिन महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसकी चिंता करी थी। तहसीन नहीं, देखिए, मैं अब भी कहता हूं कि एक लॉजिक, मतलब तू ही ठीक बात कर रहा है, सिन टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिन टैक्स में भी अगर कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें
तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स जो अमेरिकन ब्रांड्स की आप बात करें तो इन्होंने मैन्युफैक्चर तो भारत में होते हैं, और सेकंड इंडियन कोल्ड ड्रिंक ब्रांड, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं, मैं गाड़ियों की बात कर रहा हूं। जैसे अगर महंगी गाड़ी भी खरीदती तो मैन्युफैक्चर भारत में होता, वो तो भारतीय कंपनी है, भारतीय जेवीज है, भारतीय उसमें काम करते, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, मुझे लगता है आप जितना हाई टैक्स करोगे पैसे वालों पर वो चले जाएंगे। आज इतने सारे ऑप्शंस है, मैं दोबारा से कह रहा हूं, हमें दुबई और सिंगापुर के साथ कंपीट करना है। और रैशनलाइजेशन, आपने गाड़ी का जवाब नहीं दिया। 1499 सीसी पेट्रोल गाड़ी पे 40% जीएसटी, 1499 सीसी डीजल गाड़ी पे 18%, ये क्या लॉजिक हुआ? जबकि पेट्रोल माना जाता है कि क्लीन फ्यूल है। तो ये रैशनलाइजेशन आपको करना जरूरी है। ओके, तुम रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मूल तौर पे जो है ज्यादातर चीजें जो है बिल्कुल सही बैठी हैं। 18% और 5% में जो प्रॉब्लम यह है कि तहसीन, हालांकि वो कांग्रेस से थोड़ा अलग विचार भी रखते हैं, कांग्रेस की मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। आज उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस प्रकार से पूरे हेल्थ सेक्टर में हमने अफोर्डेबल बनाया हेल्थ केयर को, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस प्रकार से एजुकेशन सेक्टर में लाभ आने वाला है, जिस प्रकार से एमएसएमई को लाभ आने वाला है, ये जो वो एक्स्ट्रा टैक्स की बात कर रहे हैं, अगली बार संभवतः उसमें भी सुधार आएगा। लेकिन कोई भी सुधार, व्यापक सुधार जो है वो एक प्रोसेस से गुजरता है, और एक बहुत बड़े प्रोसेस की कल शुरुआत हुई है, जो ये मानने को दिल से तैयार नहीं है। ऊपर से दिखा रहे हैं कि कांग्रेस से थोड़ा अलग विचार रखते हैं, लेकिन दिल से स्वीकार करने को तैयार मुझे नहीं लगता है। वैसे एक बात जानकारी के तौर पर बताऊं कि कुल मिलाकर एक न्यूज में देख रहा था, उस खबर के अनुसार 453 आइटम्स में से 413 पर जो दर है जीएसटी की, उसका फायदा होगा। यानी 413 आइटम्स पर जो रेट है वो कम हुए हैं, और 40 आइटम्स पर बढ़े हैं। बढ़ने वालों में फिर से कह रहा हूं सिगरेट है, बढ़ने वालों में जो है कोल्ड ड्रिंक है, ऐसी चीजें हैं। लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ 40 आइटम है जिन पर रेट बढ़े हैं, 413 पर ये रेट कम हुआ। इसलिए मुझे लगता है ये फायदे का सौदा है। और जो है, मैं कांग्रेस के झूठ पर भी आऊंगा, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से ये झूठ बोला, इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की है। लेकिन उससे पहले अश्विनी महाजन जी, अश्विनी जी, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, एक तरफ अमेरिकी टैरिफ की बार बार चर्चा हो रही है कि अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला करना है, दूसरी तरफ तहसीन कह रहे हैं कि भारत का मुकाबला सिंगापुर और दुबई से, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जिनके पास थोड़ा सा पैसा होता है वो सिंगापुर दुबई की ओर भाग रहे हैं। ऐसे लोगों को रोकने के लिए हमको टैक्स रिजीम को और ज़्यादा, शायद तहसीन के अनुसार, हमको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, और वेल्थ, कोई वेल्दी है इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाए, इस कॉन्सेप्ट से निकलने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब जीएसटी आया था तो एक सुधार था ये, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस थे, उसको एक टैक्स में लाया गया, और उसके कारण कैस्केडिंग इफेक्ट कम हुआ, कीमतें कम आना शुरू हुई। और आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जिस तेजी से इन्फ्लेशन होती रही, भारत काफ़ी हद तक पिछले सालों में इन्फ्लेशन से बचता रहा। तो जीएसटी एक अच्छा सुधार था, लेकिन उसमें 4 जो टैक्स लगाए गए थे रेट्स, उसका कारण ये था कि बहुत अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स, उससे, और जो आम आदमी जिस चीज़ को इस्तेमाल करता है उस पर कम टैक्स। लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि जीएसटी को स्टेबलाइज करने में भी समय लगेगा, और लगा भी। पहले हम 80-90 हज़ार करोड़ रुपए पर थे, आज हम 2 लाख करोड़ रुपए की एवरेज पर आ गए, तो इसमें समय लगा। लेकिन आज जीएसटी सिस्टम एक सेट हो गया है, और उसके बाद कई प्रकार के ये बातें आती रही कि खाने पीने की चीजों पर टैक्स है, जो पैकेज्ड दूध है उस पर टैक्स है, पनीर पर टैक्स है। तो ये बातें कहीं ना कहीं खलती थी। जो हम आपके इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर टैक्स है, लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स है, तो वो चीजें खलती थी। इसके साथ ही साथ उन समस्याओं का समाधान हुआ है। आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें अब सस्ती हो गई हैं। मिडिल क्लास को पहले से ही 12 लाख रुपए का जो टैक्स एग्जेम्पशन मिला था, अब उसके साथ ही साथ अगर इसको साथ में जोड़ करके देखें, उसके खाने पीने की जो चीजें हैं, आम इस्तेमाल की चीजें हैं, वो कम हुई। ये एक चीज को साधा गया। दूसरी बात जो इस जीएसटी रिफॉर्म्स में हमने देखी है, वो ये है कि पिछले लंबे समय से हम ये देख रहे थे कि पीछे जो सोलर सिस्टम है, सोलर पैनल्स हैं, विंड एनर्जी है, इन सब पर भी टैक्स जो था थोड़ा सा ज्यादा था। अभी उस टैक्स को घटा करके अभी 5% पर लेकर के आए हैं, जो देश में इस प्रकार की जो क्लीन एनर्जी है उसको बढ़ावा मिलेगा, और हमारी विदेशों पर निर्भरता भी कम होगी। और जो पहले चाइनीज सोलर
पैनल्स और चाइनीज इक्विपमेंट्स हम इस्तेमाल करते थे अपनी क्लीन एनर्जी में, उसको भी एक थामा जा सकेगा, एक बहुत बड़ा लाभ। नहीं, लेकिन देश एक की सवाल आत्मनिर्भरता को। अश्विनी जी, एक सवाल मैं आपसे, क्योंकि आपने भी जैसे कहा इंश्योरेंस की बात करी, मैं देख रहा था लोगों के कंसर्न जो है सोशल मीडिया पर, लोग ये चिंता कर रहे हैं कि भाई इस बार उन्होंने 18% जो है इस साल टैक्स दिया हेल्थ इंश्योरेंस पर, अपनी इंश्योरेंस उस पर, लेकिन अगली बार हेल्थ एक साल बाद जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां अपना रेट जो है उसको बढ़ा देंगी और 18% का फायदा मिलेगा नहीं। दूसरा कंसर्न ये है, अब जैसे जो जिम वगैरह है, जो हेल्थ सेंटर है, वहां के लिए टैक्स घटा है, लेकिन क्या जो आदमी आज एक जिम में 5,000 दे रहा है, क्या उसको उसका फायदा मिलेगा? जिम सेंटर्स तो वो तो उससे 5,000 रुपए लेंगे और वो फायदा उसको ट्रांसफर नहीं होगा। ये एक बड़ी चिंता है। इसका क्या निदान, इसका क्या उपाय है? देखिए, जब जीएसटी लगाया गया था 2017 में, उस समय एक एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी तैयार की गई थी, जो इस बात की चिंता करती थी कि जब जो जीएसटी में उनको रियायत दी गई है या कम किया गया है, जिसके जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनके ऊपर टैक्स कम हो गया था उनकी प्रोडक्शन पर, तो इसलिए वो उसको कंज्यूमर्स को आगे ट्रांसफर कर सके, इसके लिए ये उनको करना चाहिए। इसको लेकर के एक एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी बनी थी, कई प्रकार के उसके। तो मुझे लगता है कि चूंकि एक बहुत बड़ा सुधार आया है, बहुत बड़ी कमी आई है, और इस बात का जो खतरा जिनकी तरफ आप इंगित कर रहे हैं, वो जो खतरा है उसको अगर दूर करना है तो एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी जैसा कोई तंत्र वहां निर्माण करना होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ उपभोक्ताओं को भी इसके बारे में जागरूक रहना पड़ेगा और उसको फ्लैग करना पड़ेगा। जब भी ऐसा, मान लिया आप पनीर खरीदते थे, वो पनीर आपको 100 रुपए में मिलता था, अभी चूंकि पनीर पर 5% से 0% टैक्स आ गया है, तो अब उसमें 5% की गिरावट आई है कि नहीं आई है, इस बात की चिंता उपभोक्ता को करनी पड़ेगी। जागरूक उपभोक्ता और जो उपभोक्ता संगठन है उनको भी जागरूकता रखनी पड़ेगी। और ये सारी बातें, मुझे लगता है कि सरकारें अपना काम करती हैं, टैक्स में राहत देने का काम जो सरकार करती है, उसका लाभ उसको मिले, इसके लिए समाज को भी जागरूक रहना पड़ेगा। समाज को जागरूक करना पड़ेगा, लेकिन इसमें समाज को जागरूक करना पड़ेगा, लेकिन कितने लोग जो हैं इस मोनोपोली से लड़ पाएंगे, ये एक इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग सवाल भी है। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी में ऐसा किया था, लेकिन अभी उसी प्रकार की जो व्यवस्था है उसको सरकार को भी निर्माण करना चाहिए पुनः, क्योंकि जब उस समय एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी की आवश्यकता पड़ी थी, उन्होंने बनाया था, तो अभी भी दोबारा से उसको रिवाइव करने की जरूरत है। रिस्पॉन्ड कीजिए जी। क्या प्रश्न क्या है? ना तो एक मिनट, तहसीन बोलने, फिर तुहिन आपके पास आता है। एक मिनट, तहसीन रिस्पॉन्ड करना चाह रहे। नहीं, इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। मैं सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एक जाने माने इकोनॉमिस्ट है, लेकिन दो चीज, एंटी प्रॉफिटियरिंग अगर एक हम विंग बनाए तो उसके रूल्स को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। जैसे ये जो जीएसटी में जिस तरह से, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, एक्सटॉर्शन हो रहा है, इनको जीएसटी ऑफिसर्स को टारगेट दिया जा रहा है सरकार द्वारा कि आप जाकर पैसे आप टारगेट सेट कीजिए, तो वो फिर उस बिजनेस के डायनामिक्स को नहीं समझ रहे। और इसके साथ जो डायरेक्ट टैक्स को फेसलेस कर चुके हैं, इसमें जिस तरह से टैक्स टेररिज्म इस वक्त वर्तमान में हमारे देश में है, लॉजिकल बात है अगर आप ऑफिसर को नहीं मिल रहे तो आप पे जो रिश्वत है वो कम जाएगा, बट एक्चुअली रिश्वत बढ़ा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस तरह से छोटे कंपनीज के अंदर जो पैसे दिए जा रहे हैं, फेसलेस होने के बावजूद जो सीएस पैसे कलेक्ट करते पास ऑन कर रहे, इट इज स्टैगरिंग जिस तरह से टैक्स टेररिज्म हो रहा है। दूसरी चीज, मैं सर की एक बात से इत्तेफाक निकला, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। देखिए 0% टैक्स नहीं है 12 लाख तक जो स्लैब है, एक्चुअली वो रिबेट मिल रहा है। इसके लिए आपको न्यू सिस्टम में जाना होगा, न्यू टैक्स रेजीम के अंदर, और उसमें इतने टर्म्स ऑफ कंडीशंस है, तो ये एक्चुअली 12 लाख तक जीरो टैक्स इज अ मिसनॉमर। ये हेडलाइंस के लिए ठीक है, मैं सर की रिस्पेक्ट कर रहा हूं, और ये टेक्निकली वो जीरो टैक्स है, बट वो रिबेट है और आपको न्यू सिस्टम में जाना होगा। तो ये जो कंफ्यूजन किया गया है, क्योंकि जो मैंने पहले पॉलिसी ली, जो मैंने पहले चीजें लिए, वो तो मैंने सरकार के भरोसे पे लिए। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कोई बाबू आते कुछ भी लगा देता है, बढ़ा देता है। तो ये सारा जो कंफ्यूजन का माहौल है, हमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल टैक्स रिफॉर्म चाहिए। ये मैं पहला
कदम को मैं दोबारा से कह रहा हूं, पहला कदम है बधाई, लेकिन अगर जेन्युइनली हमें दुबई और सिंगापुर से compete करना है, हमें टोटल टैक्स रिफॉर्म चाहिए और किसी न किसी को करना होगा। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म। लेकिन मैं फिर से तहसीन आपसे पूछ रहा हूं, खड़गे जी ने ट्वीट करा है मोदी सरकार कुंभकर्णी नींद से जागी है, हम तो ये बहुत पहले से कह रहे थे। क्या इसका श्रेय राहुल गांधी को देना ये सही राजनीति है? हाँ, राहुल गांधी जी ने दो चीज कहा था, 18% का कॉन्स्टिट्यूशनल कैप और फिर जाके सिंगापुर की तरह एक स्लैब। पहले वो कह रहे थे 2 या 3 स्लैब हो 18% के कॉन्स्टिट्यूशनल सीलिंग के साथ, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में फिर कहा गया था कि 1 टैक्स रेट आइडियल हो जाए, जो एक जो जैसे सिंगापुर में 9%। पर आ रहा हूं। अब आप बताइए, 1 टैक्स, कांग्रेस 18% 1 टैक्स की बात करती है, ठीक है, कि 18% कांग्रेस के कागज मेरे पास है, वो कहते हैं 18% लाओ 1 टैक्स कर दो। क्या 18% 1 टैक्स का कहने वाली पार्टी आज श्रेय ले सकती है, जब ब्रेड पर, जब पनीर पर और जब खाने पीने की चीजों पर 0% टैक्स हो गया? वो पार्टी कैसे श्रेय ले सकती है इसका? नहीं, 18% का शायद उनका स्लैब था और 1 टैक्स रेट कह रहे थे, बट 1 टैक्स रेट कितना? 1 टैक्स रेट कितना? स्लैब की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, लेकिन जो राहुल गांधी जी कह रहे थे, पहले 2 स्लैब, उसके बाद 18%। इसमें एक थोड़ी सी और टेक्निकल चीज है, ये जो 0% में भी है, ये 0%, चलो जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स पे आपने 0% कर दिया जीएसटी, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग, जो उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्रोडक्ट्स है, उस पे भी 0% होना चाहिए। मैं आपको तो ये जो मैं ये भी जानकारी दे दूं दर्शकों को कि अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे जब जीएसटी लागू हुआ, ये अरुण जेटली का उस वक्त का बयान है। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, जब वो वित्तीय उछाल ले लेगी, तब जो है इसमें रिफॉर्म्स किए जाएंगे। ये उस वक्त वित्त मंत्री ने देश से वादा किया था कि जब वित्तीय व्यवस्था जो उछाल लेगी, और उछाल लेने के बाद जो है ये सुधार किए गए। लेकिन कांग्रेस तो इसको उछाल ही नहीं मानती। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, राहुल गांधी कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। ये भारत की किसी भी अच्छी चीज से राहुल गांधी की ये नफरत जो है वो कब जाएगी, ये बड़ा सवाल है। मैं आऊंगा इस पर, क्योंकि इस तरह की राहुल गांधी का जो पूरा नफरत है, और मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है मेरे हाथ में है, राहुल गांधी के ट्वीट मेरे हाथ में है, वो सिंगल स्लैब की बात करते हैं, 18% टैक्स की बात करते हैं, 18% टैक्स हो वो जो जिसका कैप है, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहीं 0% टैक्स चीजों पर हो, वो राहुल गांधी ने कहीं नहीं कहा। जबकि मोदी सरकार ने 0% टैक्स करके दिखाया है, और वो इसलिए करके दिखाया है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। ये वो कांग्रेस की सरकार थी जब फ्रेजाइल 5 में भारत की इकोनॉमी थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये जो सरकार ने करके दिखाया, मोदी सरकार ने, उसके कारण ये संभव हो सका। इस बात को समझने की जरूरत है। एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। अश्विनी जी और सौरभ जी, आपके पास भी ब्रेक के बाद आऊंगा। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं, और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं, ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। सुन, तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड, पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो
तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आप देख रहे हैं मोदी का मंत्र मजबूत अर्थतंत्र। जिस तरह से GST स्लैब्स में परिवर्तन किया गया, जिस तरह से आम लोगों को एक बड़ी राहत दी गई, उसके बाद पूरे देश में GST में जो परिवर्तन आया है, इस पर चर्चा हो रही है। सरकार इसे ऐतिहासिक बता रही है, कांग्रेस इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये वही कांग्रेस है, ये वही पूरा इकोसिस्टम है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इतने साल तक लगातार बजट पेश करती थी तो उनका मजाक बनाया जाता था। ये वही कांग्रेस का इकोसिस्टम है जिसने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जो है उनको वसूली बाई तक का, कितने ही मीम आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको ऐसे मीम दिखाई देंगे कांग्रेस के इकोसिस्टम द्वारा, कांग्रेस के द्वारा जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मजाक बना रहे थे। लेकिन ये वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है जिन्होंने 12 लाख तक की इनकम जो है इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। ये वही निर्मला सीतारमण है जिन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को 22% तक ले आई, और ये वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है जिन्होंने जो टैक्स था, GST टैक्स था, उसको उन्होंने रैशनलाइज किया है और इसके लिए पूरे देश में उनकी प्रशंसा हो रही है। लेकिन कांग्रेस श्रेय लूटने आ गई है। इसको कहते हैं, इसको श्रेय की चोरी, इसको कहते हैं क्रेडिट की चोरी। इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ बने हुए, तुहिन सिन्हा मेरे साथ बने हुए BJP से, तहसीन पूनावाला जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक अश्विनी महाजन हैं मेरे साथ जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक। अश्विनी जल्दी से आपका कमेंट, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं सौरभ जी आपके पास आऊंगा। जी, पूनावाला जी ने कहा ना कि जो कांग्रेस ने 18% का कैप लगाने की बात की थी, तो वास्तव में उस समय ये बात आई थी जब GST के बारे में निर्णय किया जा रहा था कि हम उसको 18% पे ले आएंगे, ये अलग विषय है, लेकिन उसको कानून के रूप में नहीं ला सकते, क्योंकि बाद में कभी भी अगर देश को ज्यादा टैक्स रेट लगाने की आवश्यकता होगी तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये सिद्धांतशः ये बात आई थी कि अभी 28% लगा रहे हैं, 18% पर भी लाएंगे, लेकिन उसको कानून के रूप में नहीं लाया जा सकता। पुनावाला जी, उस समय ये बात आई थी, अरुण जेटली जी ने हमें बताया भी कि अब कांग्रेस के साथ अभी इसके नाते से सहमति हो गई कि 28% तक हो सकता है, लेकिन 18% का कैप नहीं लगाया जाएगा। बस इतनी सी बात है। देखिए, राहुल गांधी के जो ट्वीट हैं वो बार बार सिंगल टैक्स की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के जो टैक्स वो है, वो बार बार कह रहे हैं कि इसको गब्बर सिंह टैक्स कह के ये कहते हैं कि ये जो है इसको जो है सिंगल और लो रेट होना चाहिए, शेयर्ड फेयरली विद स्टेट्स, ये सब कह रहे हैं। और जब उन्होंने ये सिंगल टैक्स की बात कही थी और ये कहा था कि सिंगल एक टैक्स होना चाहिए, उस वक्त अरुण जेटली जी का 1 जुलाई 2018 का ये ट्वीट मेरे हाथ में है। 1 जुलाई 2018 को अरुण जेटली जी ने कहा था, राहुल गांधी हैज बीन एडवोकेटिंग ए सिंगल स्लैब GST फॉर इंडिया। इट इज ए फ्लॉड आइडिया। ए सिंगल slab GST can function only in those countries where the entire population has a similar and a higher level of paying capacity। अब आप कल्पना कीजिए एक SUV पर और साथ साथ जो है सिगरेट पर भी 12% टैक्स लग रहे हैं, लेकिन दूध पर भी 12% टैक्स लग रहे हैं, और जो है पनीर पर भी 12% टैक्स लग रहे हैं, बच्चों के खाने की आइटम पर भी 12% टैक्स लग रहे हैं। ये कौन सा राहुल गांधी की अर्थव्यवस्था है जिससे उस देश को चलाना चाहते हैं? और नरेंद्र मोदी को वो कहते हैं कि उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। यही मैं आपसे कह रहा हूं। वो बार बार राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त 7.8% की दर से बढ़ रही है। इसलिए राहुल गांधी ने जो कहा उसका हम फैक्ट चेक कर रहे हैं। सौरभ दुबे क्या कहेंगे? राहुल गांधी और कांग्रेस पूरा इकोसिस्टम उतरा है, राहुल गांधी की आइडिया पे सरकार चल रही है, राहुल गांधी सरकार चला रहे हैं, आइडियाज तो उन्हीं के हैं। देखिए अशोक जी, 15 अगस्त के दिन जो है लाल किले की प्राचीर से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिवाली पर जो है एक जनता को तोहफा देने का वादा किया था, और आज 20 दिन भी नहीं हुए, पूरे 20 दिन भी नहीं हुए जहां तक मुझे जानकारी है, उन्होंने इसको जो है वो करके दिखाया। जिस प्रकार से जनता को उन्होंने इतना बड़ा उपहार दिया है, तो मुझे लगता है कि जो देश की जनता है वो यही कह रही है कि एक ही तो दिल है मोदी जी, कितनी बार आप जीतोगे।
और देखिए मैं मानता हूं कि सुधार और सरलीकरण की जो सोच है वही आर्थिक संतुलन और सशक्तिकरण की संजीवनी होती है। राष्ट्र को सशक्तिकरण, अगर राष्ट्र का सशक्तिकरण करना है तो आपको कहीं ना कहीं ये जो कर हैं, ये जो टैक्स हैं, आपको ये आम जनता को इसका लाभ मिले, उस पर इस सरकार ने बेहतरीन काम किया है। और देखिए ये जो कांग्रेस की आप बात कर रहे थे अशोक जी, कांग्रेस मुझे लगता है अपने ही चतुराई के चक्रव्यूह में फंस गई है। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस एक तरफ तो कहती थी जब जीएसटी का विरोध कर रही थी, आज वो कह रही है कि राहुल गांधी जी के कहने पर ही लाया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जिस प्रकार से आपने अभी बोला, तहसीन जी ने भी बताया उसको, जो है कि तमाम ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिस पे टैक्स खत्म कर दिया गया, जीरो कर दिया गया है। देखिए किसानों की बात करती थी कांग्रेस हमेशा, जो है, लेकिन काम उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई दिए 2014 से। इस टैक्स के माध्यम से भी जो ट्रैक्टर होती है किसानों की, उस पर उन्होंने जो है वो टैक्स जो है वो बिल्कुल कम कर दिया, लगभग घटा दिया और कम ही हो गया समझ लीजिए आप। आज वो किसानों को सबसे बड़ी राहत दी। शिक्षा में जो टैक्स लगता था आज वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो राहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को सौगात दी वो भी स्वागत योग्य है। जिस प्रकार से हम हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे थे, और आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न भी पूछ लिया था अश्विनी महाजन जी से, जहां तक मुझे पता है, देखिए जो अगर हम कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं तो उसकी ईएमआई भरते हैं, लगातार एक साथ पेमेंट नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि 22 सितंबर के बाद जो भी इंश्योरेंस जिन्होंने लिया होगा उसकी जो अगली ईएमआई आएगी वो घटी हुई जो ये जीएसटी की दरें हैं उसके साथ आएंगी। तो ये मुझे लगता है कि वहां पर भी इनको राहत मिल रही है। एक बड़ी राहत तो मिली ही है, लेकिन ये जो अभी इस वक्त आप कह रहे हैं तुरंत से राहत मिलने का मामला, वो मुझे लगता है 22 सितंबर के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें कि तमाम दूध से लेकर के जो टूथब्रश से लेकर टूथपेस्ट से लेकर के जो जरूरी सामान है आम आदमी के, उस पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो राहत दिया है, उससे एक बड़ा सामाजिक वर्ग, एक बड़ा वर्ग जो है उसको लाभ मिल रहा है। ये वास्तव में स्वागत योग्य है। लेकिन एक बड़ी कार की आपने चिंता की थी, आपने तहसीन भाई को कहा कि एक बड़ी कार की जो है ये खरीद सकते हैं, उसकी चिंता। देखिए वो बड़ी कार पे भी मैं जहां तक समझ रहा हूं कि जो 4 मीटर से ज्यादा जिसकी लंबाई है और जो लग्जरी गाड़ी में आती है, उसको पहले जो उसका टैक्स था वो 48% था। अब अश्विनी जी बताएंगे शायद इसमें जो है वो 48% घटा करके 40% ही कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि तहसीन भाई की चिंता भी कहीं ना कहीं इसमें खत्म हो जाएगी। हालांकि मैं इस पक्ष में हूं कि अब जो है ईवी का इस्तेमाल ज्यादातर होना चाहिए, और तहसीन भाई से भी ये निवेदन करता हूं कि आप तो एक रोल मॉडल के तौर पर ईवी का इस्तेमाल करेंगे तो तमाम देश की जनता भी जो है वो आपको कहीं ना कहीं फॉलो कर सकती है। वो जरूर हम नहीं, मुझे ब्राह्मण बहुत पसंद है, मैं पेट्रोल गाड़ी इस्तेमाल करूंगा, मैं फिल्टर नवारों पे अटैक कर रहा नहीं, लेकिन तहसीन जी मैं उसी बात पे आ रहा हूं। देखिए कांग्रेस की आज मानसिकता को समझना देश के लिए जरूरी है। ठीक है, कांग्रेस ने क्या कहा था, भारत की राहुल गांधी ने क्या कहा था, भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। क्या एक मरी हुई अर्थव्यवस्था में ये सिंपल ये पॉसिबल था लोगों को इस तरह के इतना बड़ी राहत देना? फिर मैं आपको दोबारा मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं। ये राहुल गांधी का 11 नवंबर 2017 का ट्वीट मेरे हाथ में है। भारत को गब्बर सिंह टैक्स नहीं सरल जीएसटी चाहिए। कांग्रेस और देश की जनता ने लड़कर कई वस्तुओं पर 28% टैक्स खत्म करवाया है। 18% कैप के साथ एक रेट के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर भाजपा ये काम नहीं करेगी तो कांग्रेस करके दिखाएगी। ये राहुल गांधी 2017 में, और ये कांग्रेस का 2019 का मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो में पेज नंबर 21 पर जो पॉइंट नंबर 2 है वो कहता है कि जीएसटी 2.0 regime will be based on a single moderate standard rate of tax on all goods and services। सभी गुड्स और सर्विसेज पर एक सिंगल टैक्स होना चाहिए, और वो एक उसकी वकालत कर रहे हैं। कि 2024 का कांग्रेस का मेरे पास मैनिफेस्टो है, ये कह रहा है कि सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत पर आधारित होगी जीएसटी, एकल सीमित दर की बात ये कर रहे हैं। तो सर राहुल गांधी तो भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट करने के रास्ते पर ले जाना चाहते थे। ये तो नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बचा रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आज माननीय प्रधानमंत्री जी को श्रेय मिलता है, जैसे मेरे भाई ने कहा कि उन्होंने लाल किले से अनाउंस किया, उसका भी मैंने स्वागत किया और करते दिखाया, तो इतने वर्षों से क्यों नहीं किया? नहीं इतने वर्षों से तहसीन जी आपके तब भी तो उनके पास बहुमत थी। नहीं तहसीन जी इनफैक्ट जो सॉरी बोलिए तहसीन जी, आपके स्वागत की मैं बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। क्या कांग्रेस की शूद्र मानसिकता नहीं दिखती है कि क्रेडिट लेने के लिए, क्रेडिट चोरी करने के लिए आप आएंगे? जो आपका आइडिया है भी नहीं, आप उसको भी चोरी करना चाहते हैं।
नहीं नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस बहुत क्लियर था, एटलीस्ट राहुल गांधी जी 2017 में इस चीज के साथ बहुत क्लियर थे कि 18% का कैप होगा और उसके जो रेट्स होंगे वो 2 सरल रेट होंगे एंड इवेंचुअली हम एक टैक्स रेजिम के अंदर जाएंगे सिंगापुर की तरफ, जिसका हमने अरुण जेटली जी का जवाब नहीं दिया। लेकिन कोई कंफ्यूजन, लेकिन जो मैं दूसरे दो या तीन मुद्दे उठाना चाहता हूँ। अभी भी इस नए रेजिम के अंदर अभी भी 6 स्लैब है। अभी भी ये बात पता नहीं कि जो राज्य है उनको डेवोल्यूशन का क्या मैकेनिज्म है। राज्यों को अब तक भुगतान पूरी तरह से नहीं मिल रहा, इसलिए डेवलपमेंट राज्यों में रुक चुका है। 15 फाइनेंस कमीशन की अगर आप रिपोर्ट पढ़े तो फॉर एग्जांपल तेलंगाना जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है उसको कम मिल रहा है कंपेयर टू सम अदर स्टेट्स। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फेयर, टोटल फेयर, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। ये पहला कदम है। आपके सवालों का तुहिन जी जवाब देंगे, लेकिन मेरे सवालों का जवाब नहीं आया। मैं फिर से कह रहा हूं, राहुल गांधी बार बार कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, डेड हो चुकी है। ये डेड इकोनॉमी में पॉसिबल नहीं था। ये डेड इकोनॉमी में पॉसिबल नहीं है कि आपको दूध पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, आपके पनीर पर कोई टैक्स नहीं लग रहा। ये डेड इकोनॉमी में पॉसिबल नहीं है। और राहुल गांधी का जो आइडिया था वो बिल्कुल कंफ्यूज आइडिया था कि भैया एक टैक्स के नीचे सब कुछ ले आएंगे। तो इनसे ना रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए अशोक जी, आप राहुल गांधी की पीड़ा समझिए। आज जो निर्णय कल लिया गया है उसके बाद ये जो वोट चोरी का जो नैरेटिव है ना वो ध्वस्त हो चुका है। तो अगले 2 महीने जो है वोट चोरी वैसे ही निर्जीव हो रहा था, अब अगले 2 महीने जो है वोट चोरी पे चर्चा ही नहीं होगी। अभी हम जो है पूरे जोश के साथ जनता में ये जीएसटी रेट को जाने वाले हैं लेकर। तो अब राहुल गांधी बीच में कूद कर अगर श्रेय नहीं लेते हैं तो राहुल गांधी का क्या वजूद रहेगा। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा था, 2017 में उनका ट्वीट है, आज भी वो ट्वीट मौजूद है जिसमें एक दिन उन्होंने कहा कि इसका एक ही रेट होना चाहिए, जीएसटी का एक समान रेट होना चाहिए, और अगले दिन वो ट्वीट करते हैं एंड इट शुड बी कैप्ड एट 18%। तो जिसका अर्थ ये है कि वो 18% यूनिफॉर्म चाहते थे हर वस्तु पर। और राहुल गांधी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी कि पनीर पर, रोटी पर जो है पूरी तरह से जो है वो जीएसटी मुक्त हो जाएंगी ये वस्तु। तो मैं कांग्रेस की पीड़ा समझ सकता हूं। बेहतर होगा कि वोट चोरी के अतिरिक्त वो कोई जेन्युइन विषय बिहार के संदर्भ में सोचे, ढूंढे, तो तब जो है उनको क्रेडिट चोरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वोट चोरी का मुद्दा चोरी हो गया, इसीलिए क्रेडिट चोरी। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने ये बात आपके शो पे कबूल कर दिया और आपको इसको ब्रेकिंग चलाना चाहिए कि पूरा रिफॉर्म्स लाया गया था सिर्फ बिहार के चुनाव को लेकर। वैसे विपक्ष ने कहा था कि लास्ट बजट बिहार का बजट था, तो इन्होंने पूरे बिहार के चुनाव के लिए लाया। तो वही मैं कह रहा हूँ, देश के लिए सोचिए, चुनाव के लिए मत सोचिए। अभी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने टाइमिंग आपका राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए। आप लोग राहुल गांधी से ऑब्सेस्ड है। आप लोग राहुल गांधी से ऑब्सेस्ड। मेरी बात सुन लीजिए तहसीन जी, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। 2014 के पहले जो है राहुल गांधी के पास समय था, मौका था बड़ा नेता बनने का, अब नहीं है। तो टाइमिंग हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ। टाइमिंग बहुत। अगर राहुल गांधी जी बड़े नेता नहीं, माननीय गृह मंत्री से लेके हर बीजेपी का प्रवक्ता उन्हीं को अटैक करता है। नहीं तो राहुल गांधी, तहसीन जी, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा, हर बड़ा नेता राहुल गांधी को अटैक अगर करता है तो वो करना भी चाहिए। वो विपक्ष के नेता एलओपी हैं और वो ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो हमेशा भारत के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, और जो भारत के खिलाफ मोर्चा खोले उसको अटैक करना ही चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये, फिर से मैं कह रहा हूं, आप इससे सहमत नहीं होंगे, बिल्कुल सहमत नहीं होंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, लेकिन अमेरिका में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया तो आपको डोनाल्ड ट्रंप का जो है एजेंडा भारत में आगे बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो ये दिखाना कि भारत की, और मैं ये भी याद कर रहा हूं, मैं बार बार याद कर रहा हूं, राहुल गांधी ने एक बार नहीं, राहुल गांधी के ऐसे कई बयान मिल जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे बड़ी देश से गद्दारी होती है अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देना, और नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। यानी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनडायरेक्टली इस बात के लिए कह रहे थे उन्होंने गद्दारी किया भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके। मैं फिर से कह रहा हूं, भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ रही है। इससे कौन इनकार कर सकता है? दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, इससे कौन इनकार कर सकता है? इनकार सिर्फ राहुल गांधी करते हैं, और इसीलिए राहुल गांधी को अगर टारगेट किया जाता है तो फिर इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि शायद वो राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी के फैक्ट्स को टारगेट करना चाहिए। राहुल गांधी के फैक्ट्स जो हैं, जो झूठे फैक्ट्स होते हैं, उनको टारगेट करना चाहिए। सौरभ, देखिए अभी तहसीन जी ने चुनाव को कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया कि चुनाव है, इसलिए एक बात समझनी चाहिए अशोक भाई कि प्रधानमंत्री जी के विकास का मसौदा जो है वो वोट का सौदा कतई नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर हर 2 महीने में, 3 महीने में तो चुनाव
होते रहते हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 2014 से लगातार बड़े फैसले ये मोदी सरकार ले रही है, और सिर्फ ले नहीं रही है, देखिए आज जीएसटी लाने का काम जो है मोदी सरकार ने किया था, और आज अगर उसके अंदर सुधार रिफॉर्म करने का काम किया है वो भी मोदी सरकार ने किया है। और मुझे लगता है कि बजाय कि विपक्षी दलों को, जो कांग्रेस पार्टी या अन्य दल हैं, उनको इसका समर्थन करना चाहिए, उनको सुझाव देने चाहिए। वो यहाँ पर विरोध करते हैं और विरोध के साथ कंफ्यूजन इतना बड़ा है। कभी राहुल गांधी कहते हैं कि बिहार में जो एसआईआर हुआ है वो मेरे कहने पे हुआ है क्योंकि मैंने महाराष्ट्र में वोट चोरी का, फिर वो पलट जाते हैं। आज जब जीएसटी पे पलट जा रहे हैं, गब्बर सिंह टैक्स का कह रहे हैं, हमारे कहने पर जो है वो वहां पर जीएसटी में सुधार हुए हैं। तो मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक लेकर तुहिन जी 1 मिनट आता हूं, मैं ब्रेक लेकर आता हूं। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ये पूरा का पूरा मामला जो है ना, ये इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहुल गांधी को इसमें कोई दो राय नहीं कि जीएसटी की दरों में जो परिवर्तन किया गया है उससे कांग्रेस का एक मुद्दा छिन गया है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स का मुद्दा छिन गया, ये तो है। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि मोदी सरकार ने जो टैक्स रिजीम में परिवर्तन किया है उसको अगर कांग्रेस की सरकारों से आप कंपैरिजन करेंगे तो फिर वो भी देखना चाहिए कि दरअसल किस किस तरह के टैक्स लगते रहे, जिसकी तरफ प्रधानमंत्री ने इशारा किया था। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, उस पर आपको फैक्ट परफेक्ट में बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण, की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 670 रुपए महीने से शुरू। 4-5 दिनों से तेज बुखार है, सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आप देख रहे हैं मोदी का मंत्र मजबूत अर्थतंत्र, और मोदी का मंत्र यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, और अर्थव्यवस्था मजबूत तब होगी जब आम लोग, गरीब लोगों को चीजें सस्ती मिलेंगी, उनकी जेब में पैसा बचेगा और वो ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर पाएंगे। इन्हीं मकसद से जो है कल जीएसटी के बड़े रिफॉर्म जो हैं उसको लेकर किया गया, लेकिन कांग्रेस इसका श्रेय लूटने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक नजर डाल लेते हैं, दरअसल कांग्रेस जो दावे कर रहे हैं उन दावों की भी पड़ताल करनी चाहिए। तो फैक्ट परफेक्ट में जरा उन दावों की भी पड़ताल कर ले हैं। कांग्रेस जीएसटी के सरलीकरण का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, ये समझना चाहिए। लेकिन सच यह है कि जीएसटी से पहले भारतीय नागरिकों को कई तरह के टैक्स देने पड़ते थे। जीएसटी जो है, इसकी परिकल्पना जो है वाजपेयी सरकार में हुई, मोदी सरकार लाए, और जीएसटी आने से पहले 17 अलग अलग तरह के टैक्स और 13 प्रकार के सेस लगते थे। 17 टैक्स और 13 सेस लगते थे आम लोगों पर। 1973-74 में कांग्रेस का जो टैक्स सिस्टम था वो ऐसा था कि इनकम टैक्स 97.5% तक बढ़ा दिए गए थे। 97.5% तक इनकम टैक्स जो है वो बढ़ा दिया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस का रिजीम था। इंदिरा गांधी दरअसल मानती थी
कि सामाजिक न्याय के लिए ज्यादा आय वाले पर इस तरह का टैक्स लगना ही चाहिए। इंदिरा गांधी इसे सामाजिक न्याय का प्रतीक मानती थी कि भाई ज्यादा आय कमा रहे हैं उनके ऊपर इतना इतना टैक्स लगाओ, ज्यादा टैक्स 97.5% टैक्स लगाओ। 1991 से पहले, ये मत भूलिए, नई पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है, 1991 से पहले भारतीयों को रेडियो सुनने के लिए भी टैक्स चुकाना पड़ता था। अगर आप रेडियो सुनना चाहते हैं तो उस पर टैक्स चुकाना पड़ता था। रेडियो सुनने के लिए हर साल 10 रुपए की लाइसेंस फीस चुकानी होती थी। हर साल आप जाते थे, लाइसेंस रिन्यू कराते थे रेडियो सुनने के लिए, वो फीस आपको देनी पड़ती थी। 1970 में यह फीस बढ़कर 15 रुपए हो गई, जिसे ना चुकाने पर आपको जुर्माना भरना पड़ता था। सोचिए, रेडियो सुनने के लिए टैक्स, और टैक्स नहीं चुकाया तो उसका जुर्माना भरना पड़ता था। 1970 तक कांग्रेस रिजीम में यह हाल था। इस तरह के टैक्स टीवी आदि पर भी लगा करते थे, और इस तरह के कई टैक्स थे। अगर आज राहुल गांधी उन्हें गब्बर सिंह टैक्स कहें तो कुछ समझ में आता है, लेकिन जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहना यह दिखाता है कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से उनके मन में कितनी तकलीफ है। तो इनसे ना बोलिए, तो इनसे ना कि मैंने कतई नहीं कहा था कि बिहार चुनाव के लिए क्या किया गया था। रिफॉर्म्स कांस्टेंट हमारे हर वक्त किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो प्राइमरी इसका ट्रिगर था वो यूएस का टैरिफ था। ये काफी समय से ड्यू था, आज नहीं तो कल, अभी आज नहीं होता 2 महीने बाद होता, लेकिन प्राइमरी ट्रिगर इसका यूएस का जो था टैरिफ था। अगर साथ में इलेक्शंस भी बैठा तो क्या हम टाल देते इसको कि दिसंबर में करें? देखिए, टाइमिंग जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो हुआ है उससे यूएस का जो ट्रिगर, यूएस टैरिफ का जो प्रेशर है वो ना पूरी तरह ना तो केवल निरस्त होगा, बल्कि संभवतः नहीं, मैं तो ये भी कहता हूं, नहीं सुनिए, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन मैं एक ही बात कह के अंतिम इस विराम देता हूं इस बहस को, कि अगर कांग्रेस को लगता है कि ये चुनाव के कारण किया गया, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन पर जो है कांग्रेस सपोर्ट करे कि भाई एक देश एक चुनाव, और इसलिए पूरे देश में चुनाव एक साथ हो, ताकि कांग्रेस का ये डर भी खत्म हो जाएगा कि भाई इलेक्शन के पर्पज से मोदी सरकार ने ऐसा किया। चलिए, आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया। आपसे कल मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।